वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 35 और रिएक्शन मैकेनिज्म का आज है 15 पार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म में जस्ट प्रीवियस मैंने आपको स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जहाँ पर हमने 4 भागों में उसको क्लासीफाई किया था रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सभी प्रकार की जो 4 टाइप की रिएक्शन है वो जनरल इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन और एलिमिनेशन किस तरह से होता है और किन कंपाउंड्स के द्वारा आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाती है। अब हम 4 रिएक्शन जो आपको पढ़नी है, जो आपको अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नजर आएगी। पहली रिएक्शन जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो रिएक्शन वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे हम पहली वाली, उसमें भी जो मैंने क्लासीफाई किया था SN अभिक्रियाओं के बारे में, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ओके, तो आप नोटबुक लेके तैयार हो जाएं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है, ठीक है, जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को समझना, तो मैं पहले बता दूँ आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से लेके 35 तक के जो भी है, इनमें जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनको अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ जाए तो प्रीवियस जो आपके वीडियोज़ मैंने सेंड किए हैं उनको आप देख लें। वहाँ पर हर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC से रिलेटेड जो पॉइंट की आपको यहाँ समझने के लिए ज़रूरत होगी वो वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो पहले के जो डाउट है इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जिससे पहले कोई डाउट आता है उसको पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर लें। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड की थी। SN अभिक्रियाएँ, SE अभिक्रियाएँ और SR अभिक्रियाएँ, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं आपको, सब्स्टिट्यूशन में होता है क्या है कि जब कोई सबस्ट्रेट, जैसे कि आपका ये सबस्ट्रेट है, इसके किसी भी पार्ट का कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, रिएजेंट के सेम नेचर वाले पार्ट, जैसे कि ये आपका KOH, यहाँ पर ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिजल्ट आपको क्या मिला, ROH। तो इस तरह की रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूट। अब इनमें भी जो पार्ट आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो ये आपकी रिएक्शन कहलाएगी SN रिएक्शन। और आज इसी रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो SN रिएक्शन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, SN रिएक्शन की वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के नाभिक नहीं, यानी कि सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक समूह का रिएजेंट अभिकर्मक के न्यूक्लियोफिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो, उसे क्या कहा जाता है, SN सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफिलिक। ओके, तो पहली रिएक्शन आपकी क्या है, SN1। अब SN1 रिएक्शन, जिसका ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, पहला पॉइंट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वे SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनका ROR रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड हो। यानी कि रिएजेंट की कंसंट्रेशन के चेंज करने पर उनकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1, एग्जांपल आपका है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, रिएक्शन करवाई जा रही KOH के साथ, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है KOH का, और रिजल्ट यहाँ से इस OH न्यूक्लियोफाइल द्वारा ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल प्लस KBr। ये एक SN1 का सिंपल सा एग्जाम्पल है।
अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में हेल्ड होती है, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन है। इसीलिए इस SN1 को हम क्या कहते हैं, द्विपदीय अभिक्रिया, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। अब इसका पहला स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप फर्स्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। KOH का जो OH का न्यूक्लियोफाइल है, इसके इफेक्ट के द्वारा CBr जो बॉन्ड है इसका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन होने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि आपकी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, C+ वाला आयन यानी कि कार्बोनियम आयन, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ठीक है, इफेक्ट OH- के द्वारा, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव और Br- नेगेटिव। अब इस स्टेप को देखें तो यहाँ पर ये आपका आयनाइज नहीं है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कार्बोनियम आयन मिलेगा इंटरमीडिएट कौन होगा यहाँ पर, कार्बोनियम आयन, यानी कि SN1 का इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोनियम आयन होगा। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के आधार पर इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने वाला है। जितना ज़्यादा आपका कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा उतनी ही रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगी। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए मैंने आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी प्रीवियस लेक्चर में दे रखी है, तो वहाँ आप कार्बोनियम आयन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल और कार्बिन, इनके बारे में वहाँ पर जो आपको दिया गया है, तो वहाँ पर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं आप। और जब कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी देखोगे तो जो कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल बनता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के प्रति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। अब सेकंड जो स्टेप है, स्टेप सेकंड में न्यूक्लियोफाइल जुड़कर क्या देता है, रिजल्ट बना लेता है। जैसे आपका ये कार्बोनियम आयन है, C+। एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, वहाँ मैंने बताया रखा कार्बोनियम आयन अनसैचुरेटेड होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा ये sp2 हाइब्रिड होता है, जिसके कारण कि ये प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर OH बोथ साइड, या तो जिधर आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा उस तरफ से या उसके पीछे की साइड से, अपोजिट साइड से अटैक करके जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों तरफ पॉसिबिलिटी होती है। और इसको हम स्टीरियो में पढ़ेंगे अभी कि एक जगह पर आपका रिटेंशन होता है और दूसरी जगह पर इन्वर्शन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आपका क्या आएगा, OH- इसके साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये आपकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। ओके, और लास्ट में आपका K+ और Br मिलकर क्या बना लेता है, KBr बना लेता है। तो 2 स्टेप अभिक्रिया है SN1 की। पहली स्टेप, चूँकि सेकंड स्टेप में आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अतः ये स्टेप आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। आपको पता है कि जब आयंस होते हैं तो उनकी अभिक्रिया तीव्रता से होती है। और ऊपर की स्टेप आपकी क्या होगी, स्लो होगी। और स्लो स्टेप हमेशा काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि रिएक्शन की जो स्टेप स्लो होती है वो ही आपका रेट डिटर्मिनेशन करती है, यानी कि अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करता है। और यहाँ पर स्लो स्टेप में केवल आपका कौन है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रेट लो होगा, रेट लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेट लो किस तरह से हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR यानी कि dx/dt रिएक्टेंट के रेफरेंस में, K टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इक्वल K सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला है केवल। और इस रेट लॉ में हम देखते हैं कि केवल सबस्ट्रेट है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये ध्यान रखें आप। तो ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म, क्लियर है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। तो SN2 रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे SN, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले ले लिया।
चलो ठीक है। अब SN2 की बात करें तो SN2 रिएक्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो दर है या रेट है वो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने वाला होता है। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, वे ऐसे रिएक्शन जिनका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट व किस पर, रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब सेकंड चीज़ इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मेथिल ब्रोमाइड यानी कि प्राइमरी हैलाइड है और वही आपका एक्वस KOH के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है और रिजल्ट ये आपका CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है और KOH है एक्वस, रिजल्ट CH3OH प्लस KBr। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म यहाँ पर आपका अगर इसका हेटेरोलाइटिक फिजन होता है और कार्बोनियम आयन जो मिलेगा वो प्राइमरी कार्बोनियम आयन होगा CH3 मेथिल कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी की सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में ना होकर क्या होती है, 1 स्टेप में होती है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर जुड़ने वाला होता है, जो निकलने वाला होता है, दोनों साथ साथ, निकलना और जुड़ना न्यूक्लियोफाइल का दोनों क्या होते हैं, साथ साथ। और जब साथ साथ होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलती है, एक इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है, मध्यवर्ती अवस्था जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब रिएक्शन इस तरह से है, ये आपका CH3 है, मैकेनिज्म 1 स्टेप होगी, Br प्लस OH जो कि आपका KOH के द्वारा मिला है, और एक इंटरमीडिएट स्टेप आ जाएगी जहाँ पर जुड़ने वाला और निकलने वाला दोनों नाभिक स्नेही प्रेजेंट होते हैं, पार्सली बॉन्डिंग होती है। और श्योर है कि इधर से आपका नेगेटिव खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अतः यहाँ पर रिपल्सन के कारण इस साइड से नहीं आएगा, अपोजिट साइड से क्या करता है, OH इससे अटैच होता है और फिर आपका K प्लस की प्रेजेंस होती है और क्या मिल जाता है आपको, CH3 और OH, और ये आपकी होगी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगी क्योंकि पार्सली बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी हाई होगी, यानी कि इसकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, उच्च हो जाती है, अतः डिसोसिएट होकर किसमें बदल जाता है, यहाँ बदल जाता है, ठीक है। और अगर इसके पाथ को देखते हैं तो ये इस तरह से होगा, रेट रिएक्शन का जो पाथ होगा वो इस तरह से होगा, ये आपका RX हो गया यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड, और ये आपकी क्या होगी, इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ होगी जिसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ओके, और यहाँ पर आपका रिजल्ट होगा ROH प्लस KBr, और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और ये यहाँ पर मुक्त ऊर्जा होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, आपकी एक्सोथर्मिक होती है जनरली। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। ओके, तो ये आपका SN2 का मैकेनिज्म होगा। अब बात करते हैं इनकी स्टीरियो के बारे में, SN1 और SN2 की त्रिमता क्या होती है, क्योंकि त्रिमता के द्वारा हम क्या करते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन को डिसाइड करते हैं कि उनका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के आधार पर, क्योंकि जब SN1 रिएक्शन होती है तो वहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि एंशियोमर मिलेंगे आपको D और L दोनों, अगर वह ऑप्टिकल एक्टिव सब्सट्रेट है आपका तो, और अगर SN2 है तो वहाँ पर रिजल्ट आपको अपोजिट मिलेगा, अगर वह D रूप है तो L रूप मिलेगा और L रूप है तो D रूप मिलेगा, तो वहाँ पर इन्वर्शन होता है, जबकि SN1 में रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों ही घटनाएं घटित होती है। तो बात करते हैं स्टीरियो की, SN1 और SN2 की। आप इसकी स्टीरियो को समझें तो उसमें आपका पहला क्या था, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन था SN1 में, ठीक है ना। इधर मैं SN1 की स्टीरियो बता रहा हूँ और इधर आपको SN2 की देखें। यहाँ पर आपका जैसे कि ये कार्बन है और ये आपके Br है, ये H हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, अलग अलग है आपका। तो ये आपका किरेल हो चुका है, ठीक है ना, जिसके कारण कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और यहाँ पर आपका अटैक होता है
OH का, उसके पहले आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन आपको R1 R2 और H, ये आपका प्लेनर होगा, ट्राइगोनल। अब यहाँ पर अटैक करने वाला OH जो है वो दोनों डायरेक्शन से आ सकता है, इस डायरेक्शन से जिधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था, या उस डायरेक्शन। अगर जिस डायरेक्शन से आता है, जिधर न्यूक्लियोफाइल है उसी डायरेक्शन से आता है, या कॉन्फ़िगरेशन जो आपका मतलब सबस्ट्रेट का है वही कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको प्राप्त होता है तो इसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, यानी कि विन्यास का धारण कहा जाता है। और यदि वह अपोजिट साइड से अटैक करता है और जो पहले से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वहाँ पर उसका प्रतिपन्न होता है। तो यहाँ पर दोनों संभावनाएं होगी, तो दो रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है। एक तो आपका किसके द्वारा, रिटेंशन के द्वारा, इधर ही OH आया है, और प्लस आपका एक और क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ा है। तो ये रिटेंशन के द्वारा रिजल्ट हुआ, और ये आपका इन्वर्शन के द्वारा। इसको वाल्डन इन्वर्शन कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ इसमें जो ग्रुप आपका था, सपोज करो कि ये आपका रोटेशन इस तरह से कर रहा है, डी फॉर्मेट में है, डी फॉर्म है, तो यहाँ पर ये डी होगा और ये यहाँ पर किस में चला गया, एल में। तो ये आपका डी 50% होने की संभावना है, और एल भी आपका क्या होगा, 50% होगा, और दोनों का मिश्रण जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, डी एल, यानी कि रेसिमिक मिश्रण होगा। और रेसिमिक मिश्रण बाह्य प्रतिकार के द्वारा क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर आपका रिजल्ट प्रकाशिक निष्क्रिय है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन किसके द्वारा हुई है, SN1 के द्वारा हुई है। और अब बात करते हैं SN2 की। तो SN2 के अंदर ये आपका Br है और अटैक साथ ही करता है OH। और चूंकि मैंने अभी बताया आपको कि न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो वह अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जो मिलेगी आपकी वो इस तरह से हो जाएगी, ये R1, ये R2, और इस डायरेक्शन से आपका Br जुड़ा रहेगा, और इस डायरेक्शन से आपका क्या होगा, OH आएगा। अब चूंकि Br को रिमूव करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इसके द्वारा त्रिविम बाधा उत्पन्न की जाती है। तो सारे ही समूह क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चले जाते हैं जो पहले से जुड़े हुए। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो ये इस तरफ चले जाएंगे, H, R1, R2, और Br की तरह जाएगा आपका, इस तरफ आ जाएगा, और ये आपका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये इन्वर्शन होगा, वाल्डन इन्वर्शन, और इसके द्वारा आपको मिलेगा। तो ये एक दूसरे का क्या होगा, यहाँ पर आपको दोनों ही क्या मिले, एंशियोमर मिले, रिजल्ट में आपको दोनों एंशियोमर मिलेंगे। यहाँ पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिधर पहले ग्रुप जुड़े थे, जैसे कि आपका डी फॉर्म है, तो यहाँ पर अब आपका कौन सा हो गया, ये सॉरी OH आएगा यहाँ पर, तो ये आपका एल फॉर्म होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव से ऑप्टिकल एक्टिव ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन दोनों का एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या कहेंगे, उसको SN2 कहेंगे। इसका मतलब SN1 में रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों होता है और रेसिमिक प्राप्त होता है, और SN2 में केवल इन्वर्शन होता है, वाल्डन इन्वर्शन, और आपको ऑप्टिकल एक्टिव से ऑप्टिकल एक्टिव ही प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो जब ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो हम कहेंगे रिएक्शन किसके द्वारा हुई है, SN2 के द्वारा, और जब ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, SN1 कहेंगे। समझ में आया इसको, चलो इसको नोट कर लो। SN1 और SN2 रिएक्शंस के फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर SN1 और SN2 को किस प्रकार इफेक्ट करते हैं, और सेकंड चीज़ यहाँ पर SN1 और SN2 का कंपैरिजन भी होगा। अब बात करते हैं पहला फैक्टर काइनेटिक्स के बारे में। SN1 और SN2 की काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो SN1 के लिए आपकी काइनेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx/dt माइनस के ओनली SN1 के लिए क्या होता है, केवल आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही डिपेंड करती है, और SN2 के लिए जो इसका रेट लॉ है माइनस dx/dt के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल यानी कि रिएजेंट की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है।
तो इसका मतलब ये आपकी SN1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये आपकी क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो पहला डिफरेंस तो आपका यहां पर ही आ जाता है कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये क्या है, आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड चीज मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म, तो SN1 आपकी क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 1 स्टेप रिएक्शन है। ओके, और मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा है कि SN1 में इंटरमीडिएट क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है C+, और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है आपका, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेज होती है। ये आपका सेकंड डिफरेंस होगा SN1 और SN2 में, ठीक है ना। अब थर्ड की बात करते हैं इनकी स्टीरियो के बारे में। तो स्टीरियो SN1 के लिए हमने देखा है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन भी होता है और इन्वर्शन भी होता है। तो रिटेंशन एंड इन्वर्शन के द्वारा आपको क्या मिलता है, रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होगा, और जो रिजल्ट होगा वो आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि वहाँ पर DL मिलने वाला है जो कि आपके प्रकाश का रोटेशन नहीं करेगा। और SN2 में वाल्डन इन्वर्शन होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज प्राप्त होती है। ये आपका थर्ड डिफरेंस है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बेटा दूं। अब फोर्थ जो है फैक्टर, डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफाइल के रेफरेंस में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे हम कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में आप देखते हैं कि SN1 में केवल सब्सट्रैक्ट होता है, क्लियर है, यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये केवल यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सब्सट्रैक्ट, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आपका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नो पार्टिसिपेशन। जबकि SN2 में सब्सट्रैक्ट एंड न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग जो है दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि SN1 के लिए आपके न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट नहीं होने वाला है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन SN2 में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने पर आपकी रिएक्शन किस मोड पर चली जाएगी, SN2 में। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल आपके 3 तरीके के होते हैं, एक आपके वीक होते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, और एक आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें आप, जैसे हम हेलोजन की बात करें तो आयोडीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर है जिसमें आयोडीन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिस पर एक तो चार्ज ज़्यादा हो, मोर चार्ज हो, और सेकंड चीज़ उसकी साइज़ क्या हो, बड़ी हो, साइज लार्ज होनी चाहिए। ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो यहाँ पर आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा होगी टेंडेंसी, बजाय कि किसके, फ्लोरीन के, ठीक है ना। इसको आप नोट करें। फिर मैं आपको न्यूक्लियोफाइल का एक ऑर्डर बता रहा हूँ जिसको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में क्या करें, उतार लें, ताकि आपका न्यूक्लियोफिलिक का ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। ओके, मिटा दूँ। अब आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को एक तरफ लिख लें,
जैसे कि आपका ट्राई एथिल फास्फीन, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में होगा, स्ट्रॉन्ग। सेकंड SH, थर्ड OR, OH माइनस। ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब मॉडरेट की बात करें तो डाइमेथिल सल्फर ईथर जो है आपका सल्फो ईथर, ये आपका मॉडरेट में आएगा। इसी तरह से एसीटेट है, कार्बोक्सिलेट है, ये आपके मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और वीक में आपका जैसे फ्लोरीन है, H2O है, ये वीक होंगे। ROR ईथर है, ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो SN2 रिएक्शन जो होगी आपकी स्ट्रॉन्ग के केस में होगी। यहाँ पर SN2, यहाँ पर आपकी रिएक्शन किस मोड पर चली जाएगी? SN1 पर। और रीजन मैंने बता दिया है कि SN2 के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। तो जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है वहाँ पर दोनों यानी कि न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट के साथ, जबकि यहाँ पर आपका केवल कार्बोनियम आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो रेट डिटर्मिनेशन में आपका न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये रहेगा। और सेकंड चीज़ आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल जब पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन डिपेंड करने वाली नहीं है SN1 में। तो SN2 के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल जो है यानी कि आपका जो रिएजेंट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और वह स्ट्रॉन्ग हो, जिसको हटाया जा रहा है। जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है उससे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब आपकी रिएक्शन किस मोड पर जाएगी? SN2 पर जाएगी। ओके, इसको कॉपी करें। अब फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं, सॉल्वेंट के आधार पर क्या डिफरेंस होगा और सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। मिटा दूं? जनरली आपने देखा है कि SN1 के अंदर कार्बोनियम आयन होता है और सेकंड स्टेप जब होती है तो वहाँ पर आयन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इसकी रिएक्शन जब होती है SN1 मोड से तो वहाँ पर आयनिक रिएक्शन होती है, जबकि SN2 में आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये कोवलेंट द्वारा ही होगी। और जब आयनिक रूट पर चलेगी या आयनिक मैकेनिज्म होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयनिक मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होती है? ज़्यादा तीव्रता से होगी। तो SN1 के लिए आपका क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? वीक पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अब इन दोनों के पीछे रीजन है बच्चों। आयोनाइजेशन की रेट जो होगी, आयोनाइजेशन की रेट जब आपका पोलर सॉल्वेंट होता है तो वहाँ पर आयोनाइजेशन की रेट बढ़ जाती है, तो इसीलिए आयन का निर्माण आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं ये आपके 2 कैटेगरी में होते हैं। पोलर सॉल्वेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका प्रोटोनिक और एक एप्रोटोनिक। प्रोटोनिक में आपको पता है जैसे H2O हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, इस तरह के जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, HCl हो गया, ये सारी क्या है आपके प्रोटोनिक है। और नॉन प्रोटोनिक यानी कि एप्रोटोनिक में आपका डाइमेथिल सल्फोक्साइड, ठीक है, डाइमेथिल फार्मेलमाइड, ये आपके एप्रोटोनिक सॉल्वेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका SN1 में आपका प्रोटोनिक सॉल्वेंट होगा, और प्रोटोनिक सॉल्वेंट होने पर आयोनाइजेशन की रेट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्वेंट का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगला जो पॉइंट है लिविंग न्यूक्लियोफाइल के बारे में, कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल किस तरह का होगा। तो रिएक्शन आपकी SN1 से होगी या SN2 से। तो देखो SN1 और SN2 यहाँ पर लिविंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के अंदर SN1 हो चाहे SN2, CX बॉन्ड जो आपको बताया है इनमें ब्रेकिंग होती है। तो जितना आसानी से X रिमूव हो जाएगा, ठीक है, उतनी अभिक्रिया की रेट बढ़ जाएगी। तो दोनों में ही इसका क्या है?
टूटना होगा, चाहे इसमें ट्रांजिशन में टूटे या इसमें कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन में टूटे। तो जब बॉन्ड का आपका टूटना होता है तो जितना ज़्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ होगी और बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उतना ही आसानी से क्या होगा, ये रिएक्शन की रेट बढ़ाएगा। तो SN1 और SN2 के लिए लिविंग पार्टिकल जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि लार्ज लिविंग पार्टिकल हो, लार्ज लिविंग पार्टिकल हो, जो न्यूक्लियोफाइल वहाँ से निकलने वाला है वह ग्रुप आपका क्या हो, अगर लार्ज हो तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो वह आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं HI, यानी कि आपका RI है, RBR है, RCl है और RF है। तो यहाँ पर चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर ये रहेगा, ये दोनों के लिए, SN1 और SN2 के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट बिठा दूं। अब मेन पॉइंट लेते हैं अपन, जो फैक्टर सबसे ज़्यादा SN1 SN2 को डिटरमाइन करता है वो है आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, आपका जो SN1 या SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी नेचर क्या होगी। तो जनरली यहाँ पर देखा गया है कि SN1 में आपका क्या होता है, कार्बोनियम आयन बनता है और कार्बोनियम आयन की स्ट्रेंथ होती है 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा होती है 3 डिग्री। और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा SN1 की रेट बढ़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्राइमरी जो कंपाउंड है, जैसे आपका हैलाइड है, तो प्राइमरी से ज़्यादा रेट किसकी होगी, सेकेंडरी की, सेकेंडरी ज़्यादा किसकी होगी, टर्सरी की, ताकि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। सेकंड चीज SN2 की बात करें तो SN2 के अंदर आपका CX बॉन्ड जो है, यहां पर आपका कार्बोनियम आयन बनता है तो आयोनाइजेशन आसानी से होना चाहिए। और आयोनाइजेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ X का रिमूव आसानी से हो जाता है, आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। यहां पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है और इसके द्वारा यदि आपका कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन SN1-2 से अगर ये अभिक्रिया करें, जैसे मेथिल हैलाइड, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोनियम आयन बनने वाला है और प्राइमरी कार्बोनियम आयन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इसका आयोनाइजेशन रेट भी क्या होती है, बहुत, आयोनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। इसलिए ये जो आपका प्राइमरी है वो आपका SN2 से नहीं अभिक्रिया करेगा, ये किससे जाएगा, सॉरी SN2 से जाएगा, SN1 से नहीं पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसका कार्बोनियम आयन क्या है, लेस स्टेबल है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि टर्सरी साधारणतः SN1 और प्राइमरी SN2 रिएक्शन देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन देता है, SN1 नहीं देता है। तो इसका आंसर ये होगा कि SN1 और SN2 में प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी SN1 में कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड का आयोनाइजेशन की जो दर है वो भी कम है और इसके द्वारा बनने वाला कार्बोनियम आयन भी क्या होगा, आपका लेस स्टेबल होगा। इसलिए ये आपका कार्बोनियम आयन वाले प्रोसेस में नहीं जाएगा, यानी कि SN1 में नहीं जाएगा। और टर्सरी SN1 ही देता है, SN2 क्यों नहीं देता है। तो बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका SN1 में तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, तो स्टेबल कार्बोनियम आयन चाहिए, और SN2 के लिए क्या चाहिए आपको, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और ट्रांजिशन स्टेट, जैसे कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ पर आपके दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे, लिविंग और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और अगर इन जुड़ने वाले ग्रुप की हिंड्रेंस ज़्यादा हो, बाधा हो, स्टीरियो हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा हो, अगर ये बड़े समूह हैं तो बड़े समूह होने पर त्रिविम बाधा बढ़ जाएगी और त्रिविम बाधा बढ़ने से जुड़ने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर ये आपका टर्सरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूँ बताऊँ आपको, ये आपका टर्सरी टाइप है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे। और अब आपकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो जैसे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो अटैकिंग करने वाला जो इसकी अपोजिट साइड से आएगा तो उसको यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पर उसको बाधा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तृतीयक जो होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाएंगे। तो इनके लिए बेस्ट क्या तरीका होगा, ये कार्बोनियम आयन आसानी से बनाएगा और स्टेबल बनाएगा, इसलिए ये SN1 से रिएक्शन देगा। और प्राइमरी के अंदर क्या होता है, आपके हाइड्रोजन स्मॉल एलिमेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो आसानी से अटैच हो जाता है।
तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि हमेशा टर्सरी जो टाइप के आपके कंपाउंड होते हैं और अगर बस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो वहां पर प्रोसेस SN1 होगा, कारण स्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करना, और SN2 इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि वहां पर टर्सरी में बल्कि ग्रुप जुड़े होने के कारण अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल साथ नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना पाता है। इसलिए टर्सरी को क्या करना पड़ता है, SN1 प्रोसेस से जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगी, SN1 की। और प्राइमरी जो होते हैं वो SN1 नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइमरी से बनने वाला कार्बोनियम आयन जो होता है वो क्या होता है, आपका अनस्टेबल होता है, जिसके कारण कि 2 स्टेप में नहीं जा पाएगा। लेकिन वहाँ पर स्टीरियो यानी कि त्रिविम बाधा नहीं होने से ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बन जाती है। इसीलिए मेथिल ब्रोमाइड जो है आपका, या मेथिल जो भी हैलाइड है, वो SN2 से आसानी से चला जाएगा और टर्सरी SN1 से आसानी से रिएक्शन देगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें SN1 और SN2 की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि SN1 की जो रेट होगी वो ये होगी 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री की, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री की। और एक चीज़ और ध्यान रखें बच्चों, जिस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी वाला अगर आप लेक्चर देखें तो जिसका स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, अगर टर्सरी ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है जैसे बेंजिल कार्बोनियम आयन, तो उसकी और इससे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है। बेंजिल क्लोराइड अगर आपकी अभिक्रिया दे रहा है तो SN2 के लिए क्या रेट हो जाएगी, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री कम हो जाएगी, और 3 डिग्री जो कंपाउंड है वो और कम हो जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का रेट। कारण मैंने बता दिया कि यहाँ पर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है टर्सरी का, ठीक है, और यहाँ पर त्रिविम बाधा कम हो जाती है, त्रिविम बाधा कम होने पर TS बन जाती है, जिससे कि वह SN2 से चला जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ये? तो आपको इस पर काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप स्टेबिलिटी देख ले कार्बोनियम आयन की, अगर स्टेबल कार्बोनियम आयन तो SN1 है, और स्टेबल नहीं है तो SN2 होगा, या अगर उस पर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं तो SN2 होगा, और स्मॉल समूह जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर अभिक्रिया कहाँ जाएगी आपकी, SN स्मॉल होने पर SN2 से जाएगी। क्लियर है? अब एक फैक्टर और देखते हैं, मिटा दूँ? डिफरेंस देखते हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल है ये लिया है Br, और इसकी आपको KOH के साथ रिएक्शन है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और अगर ये SN1 से है तो कार्बोनियम आयन मिलेगा, और कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी के हिसाब से कहाँ चला जाता है, प्राइमरी से ज़्यादा टर्सरी होता है, तो ये कार्बोनियम आयन जो है वो क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है इस तरीके से। और रिजल्ट आपका क्या होगा, यहां से ना होकर कहाँ मिलेगा आपको, ज़्यादा रिजल्ट कौन सा मिलने वाला है, टर्सरी। तो यहाँ से 1 से आया और आपका आया कहाँ, टर्सरी पे आया, यानी कि प्राइमरी एलाइड था पर रिजल्ट क्या दिया, इसे टर्सरी एल्कोहल दिया। तो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है कहाँ पर, SN1 में कार्बोनियम आयन रीअरेंज कर सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट क्या है आपका, पॉसिबल है, अगर वहाँ पर आपके कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट की जगह हो तो, और SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये SN1 और SN2 में डिफरेंस भी है, और फैक्टर्स जो कि SN1 को प्रभावी करेंगे या SN2 को प्रभावी करेंगे, यानी कि आपकी रिएक्शन SN1 से जाएगी या SN2 से। तो ये आपके SN1 और SN2 के कंप्लीटली जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, इनको डिफरेंस में आप भी काउंट कर सकते हैं। अगर अब आप ओवरऑल डिफरेंस देखें SN1 और SN2 में, तो ये इस तरह से आएंगे, SN1 और SN2 में मेजर डिफरेंस क्या है, SN1 और SN2। पहली चीज ये क्या है, काइनेटिक्स के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या है आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, जैसा कि आपने देख लिया है। नंबर 2, यहां पर 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से 2 पदों में पूरी होती है,
और ये आपकी 1 स्टेप है। इसमें तीसरा है इंटरमीडिएट कौन बनता है, C+ है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। और यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट जो है TS इंटरमीडिएट होती है। नंबर 4, ये तो आपका मैग्नीशियम से था, ठीक है ना। अब स्टीरियो के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर SN1 में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा रिजल्ट। स्टीरियो से देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्शन और रिटेंशन दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर केवल वाल्टन इन्वर्शन होता है। जैसा कि आपको बताया कि उल्टा हो जाता है विन्यास, तो यहाँ से ऑप्टिकल एक्टिव से ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा, जबकि यहाँ पर D और L रेसिमिक मिश्रण यानी कि DL मिलता है आपको। 6, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट पोलर होने के साथ साथ ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वीक पोलर। वीक पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ओके। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि स्ट्रॉन्ग अगर न्यूक्लियोफाइल है तभी SN2 होगी। यहाँ पर आपका वीक होगा तो भी SN1, जनरली वीक होने पर SN1 होती है, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग को हटा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए आप उसको रख लें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बिठा दूँ। अब नेक्स्ट डिफरेंस 8 नंबर पर हम देखते हैं, एनर्जी पाथ क्या होगा। तो SN1 के लिए एनर्जी पाथ जो आपने देखा है कि वो इस तरह से होता है, ये आपकी एनर्जी है, ये पाथ ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर आपका RX और NU, ये आपकी डेल्टा G होगी, ओके। और इसके लिए एनर्जी पाथ जो होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर आपकी TS होती है, ठीक। अगला डिफरेंस जो है 9 नंबर पर, लिविंग ग्रुप लार्ज साइज होने पर ROR अधिक होगी। और ये फैक्टर ऐसा था दोनों में सेम है, जितना आसानी से लीव कर जाता है दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों ये था SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 SN2 डेफिनेशन, मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसकी स्टीरियो क्या थी। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज़। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अब SN1 और SN2 के ऑर्डर के लिए, इसको समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे पहला क्वेश्चन SN2 के रेफरेंस में आपको हम इसको असेंडिंग रूप में लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए ज़्यादा होगी। जैसे आपका एल्किल फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या आयोडाइड है। तो बच्चों आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है वो जितना बड़ा होता है उतना ही आसानी से लीव कर जाता है। तो
तो चाहे आपकी रिएक्शन SN1 हो चाहे SN2 हो, रेट ऑफ रिएक्शन के मामले में बात करें तो SN2 के रेफरेंस में भी वही होगा जो SN1 के लिए है। तो सबसे ज़्यादा आसानी से RI के द्वारा क्या होगी, आपकी SN2 रिएक्शन हेल्ड होगी। ये आपका लिविंग पार्टिकल के लिए मैंने बताया ना आपको, जितना बड़ा लिविंग पार्टिकल होगा उतना आसानी से क्या होगा, वो रिलीज हो जाता है। सेकंड है आपका जो ऑर्डर जमाना है हमें SN1 के रेफरेंस में। तो SN1 के अंदर इंटरमीडिएट आपका कार्बोनियम आयन बनता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको आयनाइज करते हैं तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन मेथिल, यहाँ पर एथिल होगा लेकिन मेथिल से ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर आइसोप्रोपिल होगा और यहाँ पर आपका टर्सरी ब्यूटिल होगा। इसका मतलब आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये 1 डिग्री का करेगा, ये 2 डिग्री करेगा और ये 3 डिग्री करेगा। और जैसे जैसे आपका कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन SN1 की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा आपका, ये होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपको SN1 के रेफरेंस में लिखना है। सिमिलर क्वेश्चन लगभग, ये आपका मेथिल है, ये एथिल है, ये आपका क्या है, प्रोपिल, और ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर भी प्राइमरी और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, प्राइमरी। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी रीअरेंज कर सकता है सेकेंडरी की स्थिति पर। ओके, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसकी होगी और ऑर्डर यही रहेगा। थर्ड वाले के अंदर हम SN1 से बात करते हैं। तो SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन मिलेगा तो इस Br के जाने के बाद जो होगा वो इसके साथ रेजोनेंस में होने के कारण क्या होगा, मोर स्टेबल होता है। बेंजिल कार्बोनियम आयन के आपको बताया है, और बाईफेनिल कार्बोनियम आयन बेंजिल से ज़्यादा हो जाता है, ट्राईफेनिल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होगा। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के साथ ये दो तरफ से रेजोनेंस में होगा, क्योंकि इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है। यहाँ पर एक तरफ रेजोनेंस है केवल, है ना, अनुनाद में एक वलय पर होगा। साइक्लोहेक्सिल जो यहाँ पर लगाया गया है तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं दर्शाएगा, तो इसकी तुलना में ये कार्बोनियम ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो ये कार्बोनियम आयन जो मिलेगा आपको सबसे कम स्टेबल होगा। तो SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आपकी SN2 अभिक्रिया है RX के साथ करवाई जा रही है, तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपका सबसे आसानी से SN2 का फास्ट रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट दे रखा है DMSO, डाइमेथिल सल्फोक्साइड, जो कि एप्रोटोनिक है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखें, एप्रोटोनिक में न्यूक्लियोफिलिक जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। और यदि यही प्रोटोनिक है तो प्रोटोनिक में फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी और फिर आयोडीन की होगी। इसको ध्यान रखें आप। गैसीय फेज हो चाहे एप्रोटोनिक सॉल्वेंट हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रेट जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, और प्रोटोनिक सॉल्वेंट होने पर आपका फ्लोरीन सबसे कम और आयोडीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर DMSO होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी SN2 की वो क्या हो जाएगी, आपकी इस ऑर्डर में आ जाएगी। और यही यदि प्रोटोनिक हो तो ये आपका ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जनरल मैंने SN1 और SN2 को डिस्क्राइब किया है, पूरा समझाया है, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो आपकी मैकेनिज्म का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगली जो मैकेनिज्म है SN के बाद हम पढ़ेंगे SR रिएक्शन को, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन को। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कंप्लीट करें, नोट्स बना लें, ठीक है, और पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।